ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में अपराजिता रक्षित को बताती है कि सुधा ने उसके और उसके परिवार के बारे में किस तरह की अपमानजनक बातें कही थी। रक्षित उसकी बातें ध्यान से सुनता है। इसके बाद अपराजिता चाय की दुकान पर चली जाती है। वहां उसकी नजर एक छोटे से प्यारे कुत्ते पर पड़ती है। वह उसे देखकर रुक जाती है और उसके लिए बिस्कुट खरीद लेती है। उसी दौरान रक्षित की नजर सड़क पर मौजूद एक हूडी पहने हुए आदमी पर पड़ती है। उसे तुरंत अपराजिता की कही बात याद आती है कि कंपनी के खिलाफ साजिश करने वाला कोई शख्स हूडी पहनकर घूम रहा है। रक्षित उस आदमी को गौर से देखता है। कुछ ही पल बाद वह आदमी अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। रक्षित बिना समय गंवाए अपनी कार स्टार्ट करता है और उसका पीछा करने लगता है। वहीं अपराजिता को लगता है कि रक्षित उसे वहीं अकेला छोड़कर चला गया है। उसके मन में यही ख्याल आता है कि शायद रक्षित अभी भी उससे नाराज है और इसी वजह से उसने उससे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ समय बाद अपराजिता अपने घर वापस पहुंचती है। मालती उसे देखते ही पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। वह बताती है कि उसे दुबे से सारी बात पता चल चुकी है। अपराजिता उसे भरोसा दिलाती है कि वह बिल्कुल ठीक है। मालती अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि उसे अपराजिता पर गर्व है। इसके बाद अपराजिता आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ विवान आराध्या से साफ शब्दों में कहता है कि वह अब उसे फोन न करे और न ही उससे मिलने की कोशिश करे। वह कहता है कि आराध्या की हरकतों की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं और आखिरकार परेशानी उसी को उठानी पड़ेगी। वह आराध्या से कहता है कि उसे अब अपनी स्थिति और अपने फैसलों को समझने की जरूरत है, लेकिन आराध्या उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन दोनों की समस्या है। इसके बाद वह विवान को उनकी कुछ निजी तस्वीरें दिखाती है। विवान तस्वीरें देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे पूछता है कि उसने उनकी तस्वीरें आखिर क्यों खींची थी। आराध्या सवाल को पलटते हुए कहती है कि वह ऐसा क्यों करेगी। फिर वह बताती है कि जब वह घर वापस जा रही थी तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से ये तस्वीरें भेजी गई थी। उधर अपराजिता अपने कमरे में बैठी होती है और बार बार उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है कि रक्षित उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया। उसे इस बात का भी बुरा लगता है कि रक्षित ने यह तक जानने के लिए फोन नहीं किया कि वह सुरक्षित घर पहुंची या नहीं। आखिरकार वह खुद रक्षित को फोन करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद रक्षित फोन नहीं उठाता। तभी अचानक घर की कॉलिंग बेल बजती है। अपराजिता को लगता है कि शायद रक्षित वापस आ गया है और अब उससे माफी मांगने आया है। वह जल्दी से दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर रक्षित के परिवार के लोग पुलिस के साथ खड़े होते हैं। सुधा सीधे अपराजिता से सवाल करती है कि रक्षित कहाँ है। वह बताती है कि रक्षित को आखिरी बार अपराजिता के साथ देखा गया था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। ये सुनकर अपराजिता के साथ साथ घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। सुधा बिना देर किए अपराजिता पर ही शक करने लगती है। वह आरोप लगाती है कि रक्षित के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है और इसके पीछे अपराजिता का हाथ हो सकता है। इरा भी कहती है कि उन्होंने रक्षित को हर संभव जगह पर ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपराजिता शांत होकर कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि रक्षित इस समय कहाँ है। सुधा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे झूठ बोलने से चेतावनी देती है। तभी अविनाश सुधा को रोकते हुए कहता है कि बिना किसी सबूत के अपराजिता पर आरोप लगाना सही नहीं है। शीला तुरंत अविनाश को धमकाने लगती है। मालती भी अपने बच्चों के खिलाफ इस तरह की बातें सुनकर चुप नहीं रहती। वह साफ कहती है कि किसी को भी उसके बच्चों के साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। अपराजिता खुद भी परेशान होती है। वह सोचती है कि आखिर रक्षित अचानक कहाँ चला गया। फिर वह सभी से कहती है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने में वक्त बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का इस्तेमाल रक्षित को ढूंढने में करना चाहिए। लेकिन शीला उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पूछती है कि कहीं अपराजिता ने ही रक्षित को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। इरा भी अपराजिता पर ताना मारती है। वह कहती है कि रक्षित ने
जब अपराजिता को नजरअंदाज करना शुरू किया, तब भी वह उसका पीछा करती रही। उसे शक है कि शायद अपराजिता ने रक्षित को अपने रिश्ते में फंसाने की कोशिश की हो। रामगोपाल यह सब सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वह सभी को अपराजिता पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने से रोकते हैं। शीला पुरानी बात उठाते हुए कहती है कि जब कभी अपराजिता गायब हुई थी, तब मालती ने भी उसका साथ देते हुए विरोध किया था। इसीलिए अब अगर उनके बेटे के साथ कुछ हुआ है, तो वे भी चुप नहीं बैठेंगे। तभी आराध्या घर वापस आती है। सुधा तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि अपराजिता को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अपराजिता पुलिस को समझाती है कि रात के समय किसी महिला की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। वह कहती है कि वह पूछताछ से भाग नहीं रही और अगले दिन सुबह खुद पुलिस स्टेशन जाकर सहयोग करेगी। पुलिस इंस्पेक्टर भी परिवार को समझाते हैं कि फिलहाल एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय रक्षित को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अपराजिता अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुधा कहती है कि वह अपराजिता से अकेले में बात करना चाहती है। मालती अपराजिता से कहती है कि उसे सुधा की बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन अपराजिता समझ जाती है कि सुधा उससे क्या कहने वाली है। वह बिना किसी को बताए खिड़की के रास्ते चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। उसका एक ही मकसद होता है, किसी भी कीमत पर रक्षित को ढूंढना। कुछ देर बाद मालती अपराजिता के कमरे में पहुंचती है। वहां अपराजिता को न देखकर वह हैरान रह जाती है। जब सुधा को पता चलता है कि अपराजिता घर से निकल चुकी है, तो उसका शक और बढ़ जाता है। सुधा गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर को खरी खोटी सुनाती है कि उन्होंने अपराजिता को उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वह दावा करती है कि रक्षित के गायब होने के पीछे शर्मा परिवार की साजिश हो सकती है। वह पुलिस से मांग करती है कि सिर्फ अपराजिता ही नहीं, बल्कि रामगोपाल और अविनाश को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अपराजिता उसी चाय की दुकान पर पहुंचती है। वह दुकानदार को रक्षित की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है। दूसरी तरफ रक्षित किसी बंद जगह में फंसा हुआ है और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाता है, सांस लेता है। इससे पहले कि वह कुछ कहे, रवीना उसे रोक देती है। वह कहती है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। रवीना बताती है कि वह और मोहित फिर से साथ आना चाहते हैं। वे दोनों नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन शीला और परम कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए दोनों ने चुपचाप नया घर खरीदने का फैसला किया है। मोहित आगे बताता है कि इतने बड़े घर के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसी वजह से वह बैंक अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहा था। वह कोई कंपनी का राज नहीं बेच रहा था। वह सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। और यही कारण था कि उसने यह बात सबसे छिपा कर रखी। अपराजिता कुछ देर तक चुप रह जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने मोहित पर जल्दबाजी में शक कर लिया। रवीना को अचानक तेज खांसी आने लगती है। मोहित घबराकर उसके लिए पानी लेने अंदर चला जाता है। अब वहां सिर्फ अपराजिता और रवीना रह जाती हैं। रवीना धीरे से कहती है कि वह नहीं चाहती कि रक्षित को उनके रिश्ते या इस घर वाली बात का पता चले। अपराजिता कुछ समझ पाती उससे पहले पीछे से किसी की तेज आवाज सुनाई देती है। तो आखिर सच यही है। अपराजिता पलट कर देखती है। रक्षित सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और टूटे हुए भरोसे की झलक साफ दिखाई देती है। रक्षित बिना कुछ सुने सीधे अपराजिता पर आरोप लगा देता है। वह कहता है कि अब उसे समझ में आ गया है कि कंपनी को इतना नुकसान कैसे हो रहा है, क्लाइंट्स क्यों छूट रहे हैं और हर बार गोपनीय बातें बाहर कैसे पहुंच जाती हैं। उसके मुताबिक यह सब अपराजिता की वजह से हो रहा है। अपराजिता सन्न रह जाती है। वह पूछती है कि क्या रक्षित को अब भी उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। लेकिन रक्षित कहता है कि उसने अपनी आंखों से उसे कंपनी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रवीना के साथ देखा है। उसे अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। अपराजिता समझ जाती है कि अगर इस समय मोहित सामने आ गया तो उसकी पूरी निजी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह तुरंत इशारों में मोहित को छिपे रहने के लिए कहती है। फिर रक्षित से झूठ बोल देती है कि वह रवीना से नौकरी के सिलसिले में मिलने आई थी।
वह याद दिलाती है कि एक समय पर हमने खुद उसे नौकरी का ऑफर दिया था, इसीलिए वह सिर्फ उसी बारे में बात करने आई थी। लेकिन रक्षित उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। वह बेहद ठंडे लहजे में कहता है कि उसने सिर्फ कंपनी ही नहीं, बल्कि उसका भरोसा भी तोड़ दिया है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। रक्षित के जाते ही मोहित बाहर आता है। वह खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है। वह कहता है कि अब उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन अपराजिता उसे रोक देती है। वह कहती है कि अगर अभी सच सामने आया तो मोहित और रवीना दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले असली गद्दार को पकड़ना जरूरी है, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। उधर मंदिर में अपराजिता भगवान के सामने बैठ जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि हर बार हालात उसके खिलाफ क्यों हो जाते हैं। तभी पुजारी उसके पास आते हैं। वह कहते हैं कि जहां रिश्ता होता है वहीं सबसे ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन हर रिश्ता दो रास्ते देता है, या तो उसे बचा लो या हमेशा के लिए खो दो। अपराजिता उनकी बात सुनकर खुद से वादा करती है कि वह आखिरी कोशिश जरूर करेगी। उधर उसी समय रक्षित भी अकेले बैठा रो रहा होता है। दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दोनों का दर्द बिल्कुल एक जैसा है। कुछ देर बाद अपराजिता बार बार रक्षित को फोन करती है, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब के कट जाती है। मालती उसकी उदासी देखकर पूछती है कि क्या रक्षित ने फिर कुछ कहा। अपराजिता टूटे हुए स्वर में जवाब देती है कि उसे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मालती उसे समझाती वह रक्षित के साथ ईयर रिंग वाला पूरा रोमांटिक पल सिर्फ सपना देख रही थी। अचानक रक्षित उसके सामने खड़ा होता है और पूछता है कि क्या उसे अपना ईयर रिंग चाहिए या नहीं। अपराजिता थोड़ी घबराकर उसकी तरफ देखती है और तुरंत ईयर रिंग उसके हाथ से ले लेती है। रक्षित बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अपराजिता कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि सपने में जो हुआ उसे याद करके वह खुद भी असहज महसूस कर रही है। दूसरी ओर आराध्या अकेली बैठी विवान के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रही होती है। वह सोचती है कि जब विवान उसकी जिंदगी में आया था, तब उसे लगा था कि सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है। उसे लगता था कि उसे अपना प्यार मिल गया है और अब उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर रोहन की वजह से सारी चीजें बिगड़ गईं। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है। आराध्या वीडियो खोल कर देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो देखकर उसे समझ नहीं आता कि रोहन अब क्या करने वाला है। उधर ऑफिस में अपराजिता अपने नए कलेक्शन की आखिरी तैयारियों में लगी होती है। एक कर्मचारी उसके एम्ब्रॉयडरी डिजाइन की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर बोर्ड मेंबर्स को यह आइडिया पसंद आ गया तो कंपनी को इस मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। अपराजिता भी उम्मीद करती है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी कोशिश सफल हो। वह कहती है कि इस बार वह पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि यह सिर्फ उसका प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि रक्षित की कंपनी को बचाने का सवाल है। तभी दुबे उसे आकर बताते हैं कि बोर्ड का एक महत्वपूर्ण सदस्य ऑफिस पहुंच चुका है। अपराजिता तुरंत मीटिंग रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन लगातार बजने लगता है। स्क्रीन पर आराध्या का नाम देखकर वह कॉल उठा लेती है और पूछती है कि इतनी जल्दी क्या हुआ। आराध्या उससे कहती है कि उसने उसके फोन पर एक वीडियो भेजा है और वह उसे तुरंत देखे। अपराजिता वीडियो खोलती है। वीडियो देखते ही उसके चेहरे पर चिंता छा जाती है। उधर ईरा मीटिंग में सबका इंतजार कर रही होती है। वह अपराजिता से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन अपराजिता अचानक कहती है कि वह अभी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती। वह बिना किसी को कुछ समझाए मीटिंग रूम से बाहर भाग जाती है। रक्षित भी उसके पीछे जाता है। हीरा यह देखकर हैरान रह जाती है। अपराजिता इतनी जल्दी में होती है कि रास्ते में उसे दुबे मिलते हैं। वह उनसे रक्षित की कार की चाबी ले लेती है और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। रक्षित उसके पास पहुंचकर हैरान होकर पूछता है, अपराजिता,
तुम इस तरह कहाँ जा रही हो? अपराजिता उससे कहती है कि वह अभी उससे सवाल न करे और तुरंत कार में बैठे। रक्षित उसकी गंभीर हालत देखकर बिना बहस किए कार में बैठ जाता है। इरा दूर से दोनों को कार में जाते हुए देखती रहती है। उधर मीटिंग रूम में बोर्ड मेंबर नाराज होकर पूछते हैं कि अपराजिता इस तरह प्रेजेंटेशन छोड़कर कैसे जा सकती है। मोहित स्थिति संभालते हुए कहता है कि जरूर कोई बड़ी इमरजेंसी होगी, तभी अपराजिता को मीटिंग छोड़नी पड़ी। कार में रक्षित अपराजिता से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। अपराजिता उसे वही वीडियो दिखाती है। वीडियो में रोहन बेहद परेशान दिखाई देता है। वह आराध्या पर आरोप लगाता है कि उसने उसे धोखा दिया है और किसी अमीर आदमी के साथ रिश्ता बनाया है। इसके बाद रोहन कैमरे के सामने एक बोतल दिखाता है और कहता है कि वह चाहता है कि दुनिया आराध्या का असली चेहरा देखे। रक्षित वीडियो देखकर हैरान रह जाता है। अपराजिता कहती है कि उसे डर है कि रोहन कोई गलत कदम उठा सकता है। इधर ईरा इस पूरी घटना की जानकारी सुधा को देती है। सुधा परेशान होने के बजाय इस मौके को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगती है। वह कहती है कि उसे रक्षित से बात करनी होगी। शीला तुरंत कहती है कि अब सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें रक्षित को अपराजिता से दूर रखना है तो कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सुधा चुप हो जाती है। रक्षित अपराजिता से पूछता है कि रोहन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अपराजिता कहती है कि उसे पूरा शक है कि चंद्रभागा रोहन को भड़का रही है। वह रोहन की कमजोरी का फायदा उठाकर शर्मा परिवार को फंसाना चाहती है। दोनों जल्दी से रोहन के घर पहुंचते हैं। अपराजिता सीधे प्रमिला से पूछती है कि रोहन का कमरा कहाँ है। प्रमिला घबराकर उन्हें रास्ता दिखाती है। अपराजिता और रक्षित कमरे में पहुंचते हैं। रोहन के हाथ में वही बोतल होती है। अपराजिता तुरंत उसके हाथ से बोतल छीन लेती है और उसे दूर फेंक देती है। प्रमिला अपने बेटे से पूछती है कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि बोतल में मौजूद पदार्थ कितना खतरनाक है। एक चूहा उस जहरीले पदार्थ को खाने के बाद मर जाता है। रोहन यह देखकर पूरी तरह हिल जाता है। उसे चंद्रभागा की बात याद आती है कि यह असली जहर नहीं है और इससे सिर्फ पेट खराब होगा। अब उसे समझ आता है कि चंद्रभागा ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला था। कुछ देर बाद अपराजिता घर पहुंचती है। वहां आराध्या मौजूद होती है। अपराजिता का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह आराध्या को थप्पड़ मार देती है और उससे पूछती है कि आखिर वह कब तक रोहन से झूठ बोलती रहेगी। वह कहती है कि रोहन ने आराध्या से सच्चा प्यार किया था। उसने कभी उससे कोई लालच नहीं रखा, लेकिन आराध्या ने उसके भरोसे का फायदा उठाया। अपराजिता गुस्से में कहती है, तुमने सिर्फ रोहन को धोखा नहीं दिया, तुमने अपने पूरे परिवार को शर्मिंदा किया है। वह कहती है कि रोहन ने जो कदम उठाने की कोशिश की, उसकी जिम्मेदारी भी आराध्या को समझनी होगी। अपराजिता भावुक होकर कहती है कि उसे शर्म आती है कि आराध्या उसकी बेटी है। इसके बाद वह रोहन से कहती है कि अगर वह चाहे तो आराध्या के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। तभी अपराजिता की नजर चंद्रभागा पर पड़ती है, जो छिपकर उनकी बातें सुन रही होती है। अपराजिता उसे पकड़कर अंदर ले आती है। वह चंद्रभागा से कहती है कि उसने पहले उसे ललित के साथ जेल जाने से बचाकर गलती की थी। चंद्रभागा अनजान बनने की कोशिश करती है और पूछती है कि आखिर उसने क्या किया है। अपराजिता उससे बताती है कि उसने रोहन को नकली जहर बताकर असली जहरीला पदार्थ दिया था। चंद्रभागा सफाई देने लगती है और कहती है कि उसे लगा था कि बोतल में नकली जहर है। अपराजिता कहती है कि अगर वह सच में नकली होता तो चूहा मरता नहीं। रोहन भी चंद्रभागा पर भड़क जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अपराजिता रोहन को भी डांटती है। वह कहती है कि उसे अपने बारे में सोचने से पहले अपनी मां प्रमिला के बारे पुलिस को समझाती है कि रात के समय किसी महिला की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। वह कहती है कि वह पूछताछ से भाग नहीं रही और अगले दिन सुबह खुद
पुलिस स्टेशन जाकर सहयोग करेगी। पुलिस इंस्पेक्टर भी परिवार को समझाते हैं कि फिलहाल एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय रक्षित को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अपराजिता अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुधा कहती है कि वह अपराजिता से अकेले में बात करना चाहती है। मालती अपराजिता से कहती है कि उसे सुधा की बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन अपराजिता समझ जाती है कि सुधा उससे क्या कहने वाली है। वह बिना किसी को बताए खिड़की के रास्ते चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। उसका एक ही मकसद होता है, किसी भी कीमत पर रक्षित को ढूंढना। कुछ देर बाद मालती अपराजिता के कमरे में पहुंचती है। वहां अपराजिता को न देखकर वह हैरान रह जाती है। जब सुधा को पता चलता है कि अपराजिता घर से निकल चुकी है, तो उसका शक और बढ़ जाता है। सुधा गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर को खरी खोटी सुनाती है कि उन्होंने अपराजिता को उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वह दावा करती है कि रक्षित के गायब होने के पीछे शर्मा परिवार की साजिश हो सकती है। वह पुलिस से मांग करती है कि सिर्फ अपराजिता ही नहीं, बल्कि रामगोपाल और अविनाश को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अपराजिता उसी चाय की दुकान पर पहुंचती है। वह दुकानदार को रक्षित की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है। दूसरी तरफ रक्षित किसी बंद जगह में फंसा हुआ है और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाता है,